हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, और इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे हम लोग कोल्ड वार। इस सीरीज़ के अंदर क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम लोग पूरी फर्स्ट चैप्टर के समरी को भी रिकॉल करने की, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वार इज़ रॉन्ग। अब आप लोग देखो, जब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की। कभी भी क्वेश्चन पढ़ो ना तो कीवर्ड को अंडरलाइन कर लो या फिर गोला मार लो, जैसे कि मैंने किया हुआ है। इसमें कोल्ड वार इज़ द फर्स्ट के अंदर, रॉन्ग स्टेटमेंट इज़ द सेकंड की। ओके, अब आप याद करो कोल्ड वार क्या था। अब मैं आपको बताता हूँ कोल्ड वार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आप लोगों को पता होगा कोल्ड वार क्या था, कि भैया ये आइडियोलॉजी वार थी। किसके थ्रू में? यूएसए और सोवियत संघ के, यूएसए था और सोवियत यूनियन जो था, इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजी वार थी। यूएसए चाहता था कौन से? कैपिटलिज्म को, और यूएसएसआर चाहता था किसको? कम्युनलिज्म को। तो क्या इन दोनों के बीच में एक वार थी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है कि इसने जो वार थी तो दोनों देशों ने अपने अपने आर्म्स को काफ़ी तेज़ कर दिया, कि भैया हम लोग आर्म्स रेस में आएंगे और अपने हथियारों को बढ़ चढ़ कर बढ़ाएंगे, ताकि कभी युद्ध की स्थिति आए तो हम लोग हारे ना। कि दूसरा क्या था? आर्म्स रेस, भाई उन्होंने कर लिया। पहले मैंने बता दिया आइडियोलॉजी वाला, दूसरा बता दिया मैंने आर्म्स रेस का, और तीसरा क्या था कि इन्होंने आर्म्स रेस तो करी, लेकिन ये लोग बुद्धिमान भी थे। इन्होंने सोचा कि हम बढ़ा तो लेंगे, चलो हमने हथियार बढ़ा लिए। अब क्या होगा अगर फ्यूचर में अगर हम युद्ध करते हैं तो युद्ध के बाद जो रिजल्ट निकलेगा, भैया कोई विनर बने कोई लॉस करे वो मैटर नहीं करता। अगर कोई भी जीतेगा ना तो वो उस जीत को अवेल करने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए उतने कैपेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जब तक बन चुके थे दोनों देशों के पास। ओके, तो ये लोग डायरेक्ट वार में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, ठीक है। तीसरा क्या है कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आया था, आप लोगों को पता होगा 1962 के अंदर। तो दीज आर द सम फैक्ट रिलेटेड टू द कोल्ड वार। अब आइए हम लोग स्टेटमेंट पे आते हैं कि कौन कौन से हमारे स्टेटमेंट थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा बोलता है कि ये कंपटीशन था, ठीक है, किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। हाँ ठीक है, जो हमने अभी स्टेटमेंट देखा था उसके अकॉर्डिंग ठीक है। दूसरा क्या? आइडियोलॉजिकल वार बिटवीन सुपर पावर्स, ये भी ठीक है, मैंने पढ़ा। कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में था, ठीक है। फिर इसके अंदर लिखा है ट्रिगर द आर्म रेस, यस एब्सोल्युटली राइट। इसने मैंने बोला ना कि दोनों के दोनों देश हथियार बनाने के उसमें होड़ में लग गए, जिससे कि कभी युद्ध हो तो मैं जीतूँ और मैं जीतूँ करके ये लोग होड़ में लग गए। तीसरा क्या लिखा है इसके अंदर? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में डायरेक्ट वार हुआ था। अब मैं आपको बता दूं दोनों के बीच में डायरेक्ट वार नहीं हुआ था। अभी मैंने बताया था ना कि दोनों समझदार थे और दोनों ने सोचा कि डायरेक्ट वार होगा तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो उनके बीच में डायरेक्ट वार हुआ नहीं, युद्ध हुआ नहीं। तो हमारा क्या बोलते हैं आंसर हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन डी। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है नाम से रिलेटेड। अब हमें बताना है इसके अंदर डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाम। अब सबसे पहले मैंने आपको वो बताया ना कि कीवर्ड को हम लोग क्या करना होता है? अंडरलाइन कर लेना होता है। जैसे कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ नाम लिखा हुआ है, जो कि रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसे भी मैंने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अब आप याद करने की कोशिश करो कि नेम है क्या एग्जैक्टली। नेम क्या था? नेम या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि क्या था कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी वो लोग अपने आप को तीसरा अल्टरनेट खोजने के प्रयास में थे। एक दो ऑप्शन कौन कौन से थे? पहला था यूएसए में शामिल हो जाओ, दूसरा था यूएसएसआर में शामिल हो जाओ। अब ये लोग सोच रहे कि यार अगर दोनों में शामिल हो जाएंगे तो फिर हम अपनी इंडिपेंडेंस खो देंगे। तो इन जो देश जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड बोल सकते हैं या फिर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज बोल सकते हैं उनको, इन लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है अलग से कुछ तीसरा अपना देखें, जिससे कि हम लोग इन दोनों देशों से अलग रह सके और अपने इंडिपेंडेंट इंश्योर कर सके। ओके, तो नाम का इससे रिलेटेड में इसका इस्टेब्लिश हुआ था। तो मैं पहले बता दूं कि जो नेम जो था इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पर? ये हुआ था बाडुंग में 1955 में, ठीक है। देन उसके बाद इसका दूसरा हुआ था बेलग्रेड के अंदर, हुआ था 1961 के अंदर। और इसका ऑब्जेक्ट क्या था? इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या थे मैं बता दूं। पहला ऑब्जेक्ट क्या था कि हम लोग किसी भी उसमें गुटों में शामिल नहीं होंगे, अपना अलग रहेंगे। तीसरा क्या कि अलग रहने के साथ साथ हम लोग जो ग्लोबल जो पीस है ना, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी में इन्वॉल्वमेंट करेंगे और शांति बनाने का प्रयास करेंगे। अलग नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वार में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट शांति बनाए रखने के, पीसफुली जो इंगेज करने के लिए हम लोग इनका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। किसी भी मिलिट्री को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब क्या थे? इनकी ऑब्जेक्ट थे। अब देखते हैं हम लोग अपने ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि इनेबलिंग न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज परस्यू
इंडिपेंडेंट पॉलिसी, हाँ ठीक है, इसे तो रिफ्लेक्ट करता ही है ये। दूसरा क्या है, नो टू ज्वाइनिंग द एनी मिलिट्री अलायंस, हाँ ये भी ठीक है, मैंने बोला ना किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, और ये चाहते थे कि आर्म रेस ना बढ़े, इसलिए उन्होंने किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं किया। इसमें लिखा हुआ फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ ग्लोबल इशू, हाँ ये क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है किसको, नेम के ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना इन लोगों ने अलग तो रहे, बट साथ के साथ में ये लोग जो ग्लोबल पीस है ना उसके लिए इन्होंने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करा ग्लोबल इश्यूज के रिलेटेड। ओके, तो हमारा आंसर हमें मिल गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हमारे अपने थर्ड क्वेश्चन के पास। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, आइए देखें कि मार्क द करेक्ट और रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द फीचर ऑफ मिलिट्री अलायंस फॉर्म बाय द सुपर पावर। मतलब हमें जो 4 स्टेटमेंट है ये ऑप्शन नहीं है, ये हर एक क्वेश्चन है, हमें बताना कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, या कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो हर एक हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, देन उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे इसका। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है, मेंबर कंट्रीज ऑफ द अलायंस आर टू प्रोवाइड बेस्ड इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड एंड सुपर पावर। हाँ ठीक है, मतलब जो भी इसके अलायंस थी ना सुपर पावर्स की, जैसे कि सोवियत संघ के मान लो और तुम अपने इसकी यूएसए के मान लो। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे थे, अपनी पावर बढ़ाने के लिए जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे, छोटे मोटे जो भी कंट्रीज थे ना, इनको क्या करते अपने ग्रुप में शामिल कर रहे थे। और फिर क्या कर रहे थे, अपने ग्रुप में शामिल करने के बाद जो कि गरीब जो देश है, ठीक है, वहाँ पे जो संसाधन थे उसका एक्सप्लोटेशन करना, उनके लैंड वहाँ पे जो है वहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिश करना, अपने जो आर्म्स है वो इस्टेब्लिश करना, ये सब ये इनकी प्लानिंग थी। ओके ठीक है, ये करेक्ट है। फिर ऑप्शन भी देखते हैं हम लोग कि मेंबर कंट्री टू सपोर्ट द सुपर पावर बोथ इन टर्म ऑफ आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी, ये भी ठीक है, क्योंकि आप लोग एग्जांपल ले लो क्यूबा का। क्यूबा में जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था तो यूएसएसआर ने क्या करा था, क्यूबा में उसमें मिलिट्री लगा दी थी ना, क्या बोलते हैं, मिसाइल लगा दी थी। मिसाइल क्यों लगा दी, क्योंकि आइडियोलॉजी वाली भी वो, क्योंकि क्यूबा क्या था, ये कम्युनिज्म को फॉलो करता था और मिलिट्री स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करता था, किसकी, यूएसएसआर की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अब सी वाला पढ़ते हैं, व्हेन ए नेशन अटैक एन एनी मेंबर कंट्री इट इज़ कंसिडर द अटैक ऑन द ऑल मेंबर कंट्री। हाँ ये भी ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ, अगर किसी कंट्री पर जैसे कोई मेंबर कंट्री, सपोज करो नाटो है ना, क्या है नाटो, एक वो है हमारे जो ना मिलिट्री अलायंस है नाटो, नॉन ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये नाटो है, किसका था ये था अपना किसका, यूएसए का। अब इसके अंदर जो भी मेंबर थे, सपोज करो 12 मेंबर है इसके अंदर, अगर किसी से सपोज करो पाकिस्तान इसके अंदर मेंबर था, जापान इसका मेंबर था, तो अगर मानो कि अगर जापान के साथ युद्ध होता है ना, जापान के साथ अगर युद्ध होता है, फिर पाकिस्तान से युद्ध होता है, तो माना जाएगा कि पूरा नाटो जो कंट्रीज है ना उन सभी पर युद्ध मतलब कि हमला किया गया और वो सब मिलकर एक साथ अगेंस्ट पार्टी पर हमला कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देन उसके बाद आते हैं कौन से पे, सुपर पावर असिस्ट द ऑल मेंबर कंट्री टू डेवलप देयर ओन न्यूक्लियर वेपन, ये स्टेटमेंट हमारा सिर्फ रॉन्ग है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारे कितने राइट कितने रॉन्ग थे। तो ये वाला हमारा राइट था, राइट, ये भी हमारा राइट था, ये भी हमारा राइट था, और केवल ये वाला जो है ना न्यूक्लियर पावर बनाना था किसी कंट्री को, ये कोई भी सुपर पावर नहीं चाहेगा कि उनके अलावा कोई भी अदर कंट्री न्यूक्लियर वेपन में अपनी महारत हासिल करे। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4 है। तो इसके अंदर क्या हम लोग देखते हैं कि राइट द अगेंस्ट ईच ऑफ दिस ब्लॉक, एक मिनट रुक जाओ, अब ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ, हियर इज द लिस्ट ऑफ द कंट्री राइट अगेंस्ट द ईच ऑफ दिस ब्लॉक दे बिलोंग टू ड्यूरिंग द कोल्ड वार। मतलब कि जितने भी ये देश है ना, ये कोल्ड वार के टाइम पर किस अलायंस को फॉलो कर रहे थे, या फिर किस कंट्री को या बोलते गुट को फॉलो कर रहे थे, ब्लॉक्स को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन किसको फॉलो कर रहा था। तो क्या पैसा से पहले लेते पोलैंड। पोलैंड आप लोग देखो वर्षा के जो है ना, रशिया जो है रशिया के आसपास ही पड़ता है ये पोलैंड, तो नॉर्मल सी बात है ये फिर वर्षा पैक्ट को फॉलो करेगा, या बोले तो ईस्टर्न अलायंस को फॉलो करेगा। दूसरा आता है हमारा फ्रांस। फ्रांस किसको फॉलो करता था, फ्रांस करता था
नाटो को फॉलो करता था। जापान किसे फॉलो करता? नाटो को। ओके। नाइजीरिया किसको फॉलो करता था? नाइजीरिया बताओ किसे फॉलो करता? नाइजीरिया करता था नेम को, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। उसके बाद आता नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कैसे करता था? वार्सा पैक्ट। फिर आता श्रीलंका। श्रीलंका भी किसको फॉलो करता था? नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि, एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हु वाज द प्रेसिडेंट For that, you'll have to turn off airplane mode. सॉरी। तो क्या था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? क्या है? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आइलैंड था हमारा, उसका प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पर, जो करंट जो प्रेसिडेंट था उसके बारे में पूछ। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ए स्मॉल आइलैंड डैश नेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फिडेल कास्ट्रो। ओके। देन हमारा आता है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? डैश मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स एज द अलाई ऑफ सोवियत यूनियन एंड रिसीव बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियली एड फ्रॉम। मतलब क्या है इसमें बोला हुआ है कि ऐसा कौन सा सोवियत यूनियन का, मतलब ऐसा कौन सा वो था, देश था जो सोवियत यूनियन से रिसीव करा था डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियली एड, दोनों टाइप के जो बेनिफिट ले रहा था। कौन था? आप लोगों को पता होगा, क्यूबा, जो कि यहाँ पे अलाई था, ये तो बताया दिया था, काफ़ी फेमस है क्यूबा, क्योंकि क्यूबा क्राइसिस सही हुआ था। देन उसके बाद आता हमारा सेवन्थ क्वेश्चन। इसमें बोला द एंड ऑफ कोल्ड वार इज़ यूजली सीन एज द बिगनिंग ऑफ, मतलब जो कोल्ड वार ख़त्म हुआ था उसके बाद किसके स्टार्ट हो गया, कौन क्या स्टार्ट हुआ था उसका उसके बाद। तो इसका आंसर है कंटेम्प्रेरी एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? द डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर। किस किस की डोमिनेंस थी? ठीक है, किस किस की डोमिनेंस थी, किस किस के थ्रू कोल्ड वार के जो टाइम था उसके टाइम पे किस किस की डोमिनेंस थी? क्या सोवियत यूनियन की डोमिनेंस थी, ठीक है, यूएसए की डोमिनेंस थी, या फिर बोथ ऑफ द अबाव, मतलब कि दोनों की डोमिनेंस थी? तो इसका आंसर बताओ क्या है? इसका आंसर है सी। आपको पता कोल्ड वार क्या था? दोनों के बीच में युद्ध था। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने की नीड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9th पे। न्यू इंटरनल इकोनॉमिक ऑर्डर एज द मीन ऑफ अटेनिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे पहले चलो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। फ्रीडम, इक्वलिटी, ऑप्शन बी क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट, और ऑप्शन डी क्या है? बी और सी। मतलब कि क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इन विच ईयर द लीडर ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, मतलब यूएसएसआर, सोवियत यूनियन को यूएसएसआर भी बोल देते, ठीक है, वेरिड दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा। ओके। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या लगा। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? ऑप्शन ए। मतलब कि कब लगा था, क्या लगा था, कब लगा था, वेरिड कब हुआ था? मतलब आप लोगों को पता ना, क्यूबा में मिसाइल संकट आया था, तो क्या था वो सीन? अप्रैल 1961 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाज द हाई पॉइंट ऑफ व्हाट कम टू बी नोन एज। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस किसके हाई पॉइंट के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? कोल्ड वार। ओके, ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोलता है कि रेफर टू ए कंपटीशन द टेंशन एंड सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूएसए एंड और यूएसएसआर बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाई। मतलब
कि जो भी हमारे जो कंपटीशन था, टेंशन जो चल रही थी ना किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, किसके मतलब रिस्पेक्टिव वाला क्या था, मतलब किसकी वजह से चल रही थी, टेंशन क्यों हो रहा था हमें, तो इसका आंसर क्या है, कोल्ड वार। क्योंकि पूरा कोल्ड वार कह रहा था जिसके वजह से टेंशन चल रही थी, युद्ध नहीं हो रहे थे, अलाइज कंट्री युद्ध कर रही थी, ठीक है, लिखा ना देयर रिस्पेक्टिव अलाई, ठीक है, तो क्या था, कोल्ड वार, ऑप्शन बी। अब आते हैं ऑप्शन सी पर, सॉरी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें क्या बोला हुआ है कि द कोल्ड वार इंक्लूड, कोल्ड वार किसको इंक्लूड करता है, ठीक है, इसमें 3 डैश दे रखे, मतलब 3 चीज़ें हमें बतानी है। तो इसका क्या है, पहला है पीस कंपटीशन, पीस कंपटीशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तुम्हें पता, अंडरस्टैंडिंग का तो सीन था ही नहीं कुछ भी, एलिमिनेट हो गया, ओके। फिर क्या है, रिवाइलरी, मिलिट्री अलायंस एंड बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। यूनिटी, कंपटीशन एंड रिवाइवल, यूनिटी किसमें थी भाई, यूनिटी तो किसमें थी नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। मतलब क्या हमारा, अगर सीधे सीधे देखें तो एक अंडरस्टैंडिंग वाला ये एलिमिनेट हो गया और एक ये वाला एलिमिनेट हो गया, ठीक है, मतलब ये दोनों हमारे नहीं हो सकते। अब आते हैं पीस कंपटीशन एंड, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तभी भी आप इसे ईजिली सोल्व कर सकते हो कि इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी, ओके। इसे बोलते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है, ये यूपीएससी में हम लोग फॉलो करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 14 पर। द कोल्ड वार वाज अकम्पाइंड बाय ए डैश कॉन्फ्लिक्ट एज वेल, क्या, ठीक है। तो ऑप्शन जो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके बारे में देखो कि मॉनेटरी कॉन्फ्लिक्ट था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट था, लव द वाव था। ये नॉर्मल तुम्हें बताया तो कोल्ड वार की डेफिनेशन ही शुरू किससे होती है कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात आती है कि हु वाज द लीडर ऑफ वेस्टर्न अलायंस। अब आप ये समझो पहले तो, एक होता है ईस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस होता है, एक कौन सा था, वेस्टर्न अलायंस। अब पहले इन दोनों का मतलब समझ लो तुम लोग, इसको ना ब्लॉक्स भी बोलते हैं, ईस्ट ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक, ठीक है, ग्रुप भी बोलते हैं कि यूएसएसआर ग्रुप हो गया, फिर यूएसए ग्रुप हो गया। तो आप लोग से समझो पहले है क्या चीज़ है। वेस्टर्न अलायंस के अंदर क्या आता है, वेस्टर्न अलायंस आप ये समझो कि वेस्ट के साइड जो है, यानी कि आप जब वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो यूएसए पड़ता है वेस्ट के साइड में, और तुम्हारा यूएसएसआर जो है, रशिया जो है, कहाँ पड़ता है, ईस्ट के साइड में पड़ता है। तो वेस्टर्न अलायंस डायरेक्टली रिलेटेड टू यूएसए, ओके, और ईस्टर्न अलायंस रिलेटेड टू यूएसएसआर। रशिया नहीं बोलोगे, रशिया वाज द, क्या बोलते हैं उसको, सक्सेसरी, ठीक है, बट वो यूएसएसआर मानेंगे किसको, ईस्टर्न अलायंस को। क्वेश्चन आता है 16, द वेस्टर्न अलायंस, द वेस्टर्न अलायंस रिप्रेजेंट आइडियोलॉजी ऑफ, द वेस्टर्न अलायंस मैंने बताया ना, ईस्ट वाले कौन सा, यूएसएसआर, और वेस्ट वाला कौन सा था, यूएसए। ये किसे फॉलो करता था, किस किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था ये, कैपिटलिज्म को आपको पता ही है, मैंने बता दिया। अब सोशलिज्म, अब इसमें आप ये देखो कि क्वेश्चन को जो ऑप्शन होता है ना उसे कैसे एलिमिनेट करता है। अगर तुम्हें आंसर नहीं भी पता ना तो तुम डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाओगे। अब मुझे बताओ कि सोशलिज्म को कौन फॉलो करता है, यूएसए। कम्युनलिज्म को कौन फॉलो करता है, यूएसएसआर, सॉरी, सोशलिज्म को ही फॉलो करता है यूएसएसआर, और कम्युनिज्म को ही फॉलो करता है यूएसएसआर। मार्क्सिज्म इज द पार्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर बोल दो कम्युनिज्म का पार्ट होता है मार्क्सिज्म भी, तो इसे कौन फॉलो करता है, यूएसएसआर। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तुम्हारा निकल कर आ गया क्या, ऑप्शन बी, और इसके अंदर 16 करेक्ट आंसर भी क्या है, ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हु वाज द लीडर ऑफ ईस्टर्न अलायंस। मैंने बताया ना अभी आपको, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस बता दिया था ना अभी। ये हो गया हमारा ईस्ट अलायंस, ये हो गया हमारा वेस्ट अलायंस। तो इसमें बोला लीडर ऑफ वेस्ट अलायंस कौन था, सोवियत यूनियन था ना इसका लीडर, तो मैंने बताया था ना यूएसएसआर सोवियत यूनियन एक ही बात होती है, ओके। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, कि इसमें पूछा हुआ है द ईस्टर्न अलायंस रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ। मैंने बताया ना ईस्ट अलायंस की आइडियोलॉजी क्या थी और वेस्ट अलायंस की आइडियोलॉजी क्या थी, कि जो वेस्टर्न वाला वो कहाँ पड़ता है, अमेरिका पड़ता है। अमेरिका कैसा है, हाई पैसा, ठीक है, मतलब वो पैसे की तरफ भागता है, मतलब कैपिटलिज्म है वो। और जो रशिया जो था वो किसकी तरफ भागता है, समाज की तरफ, यानी सोशलिज्म कम्युनलिज्म की तरफ भागता है वो लोग, ठीक है। तो कैपिटलिज्म हो गया डायरेक्टली भैया, हाँ ये नहीं होगा। मार्क्सिज्म हो सकता है, इसे रखेंगे आगे के लिए। सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म ये भी हो सकता है। और इसमें एक और दे रखा है ऑप्शन, ये ध्यान से देखो आप लोग, क्या दे रखा है ऑप्शन इसमें,
कि सोशलिज्म और मार्क्सिज्म। अब मैं आपको बता दूँ, मार्क्सिज्म को ना एकदम प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे थे वो लोग, तो मार्क्सिज्म की जगह कम्युनलिज्म को फॉलो कर रहे थे वो लोग। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अलाइड फोर्स लेड बाय, जो कि अलाइड जो फोर्स थी ना वो किसके द्वारा फोर्स की जाती लेड की जा रही थी, मैंने लीड की जा रही थी। तो अब बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। ओके, जो अलाइड फोर्स थे हमारी, जो इनके थ्रू क्या की जा रही थी, लेड की जा रही थी। ठीक है, निकल गया इसका आंसर। अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 का बोला, द वर्ल्ड वॉर टू स्प्रेड अप टू विच ऑफ द रीजन। ओके, मतलब किस रीजन के मतलब बटा हुआ था वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन क्या है, एशिया, इंडिया, चाइना, बर्मा। सेकंड ऑप्शन ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, पार्ट ऑफ इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न। थर्ड ऑप्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, पार्ट ऑफ इंडियन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर हमारा बी, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मन, पार्ट ऑफ इंडियन नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो ये जो हमारी जो पूरी सीरीज़ थी, क्वेश्चन आंसर सीरीज जो थी, ये आगे भी कंटिन्यू होगी। इसके अंदर मैं आपको मोर देन 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और पूरे 100 क्वेश्चन में पूरे जो चैप्टर है आपको एमसीक्यू की थ्रू पूरी की पूरी समरी आपको मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, और जो ये आंसर्स हैं आपके, क्वेश्चन आंसर जो सीरीज़ है, इसके अलावा आप नहीं भी करोगे तो भी आपके आराम से 40 में से 38 मार्क्स कहीं नहीं गए और इंश्योर हो जाएंगे आपको, इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। सो